ड्रॉप साइड न्यूज के बाद पाकिस्तान का डॉन अखबार भी मुरीद के में सानेह के ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट के साथ सामने आ गया। साथ साथ बांग्लादेश में पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल शमशाद की बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं डॉन अखबार की एक मेजर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो आई है, व्हाट वेंट डाउन इन मुरीद के। इसके ऊपर सहाफी आसिफ चौधरी की ये रिपोर्ट है और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस इसके ऊपर किया गया है। 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल मुरीद के अंदर तैनात किए गए। डेट्स के साथ साथ बताया गया कि क्या हुआ, कब हुआ। 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के दरमियान सुबह 3:30 बजे फायरिंग शुरू हुई तेज रफ्तार से, और वो तकरीबन 3-3.5-4 घंटे तक वो फायरिंग चलती रही। जब रेजिडेंट्स और मुकीम बाहर निकले, जब फायरिंग बंद हुई, तो उन्होंने देखा कि हर तरफ जो शेल्स हैं, बंदूकों के शेल्स, बुलेट शेल्स, वो पड़े हुए थे। खून हर तरफ था मौजूद, मगर लाशें नहीं थी, या वो लोग जो जख्मी हुए वो मौजूद नहीं थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत सारे सवालात, एक डिटेल्ड तहकीकाती रिपोर्ट की गई है आई विटनेस अकाउंट से, रेजिडेंट से, और ये जिसका जिक्र किया 10,000 सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल इंक्लूडिंग पंजाब पुलिस उसके अंदर मौजूद थे, एफसी मौजूद था, रेंजर्स मौजूद थे, और पूरा इलाका उन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। साथ साथ रेंजर्स के जो वफ्द थे वो रावलपिंडी से भी आए थे स्पेशल ट्रेन के जरिए, ये बता रहे हैं इसके अंदर आसिफ चौधरी। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुरीद के को एक टेम्परी हेडक्वार्टर में बनाया गया, जिसके अंदर फेडरल यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों के अहलकार मौजूद थे, जिसके अंदर से इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे, पंजाब पुलिस चीफ डॉक्टर उस्मान अनवर भी थे, और हेड ऑफ सिक्योरिटी फेडरल सिक्योरिटी एजेंसी वहां पे मौजूद थे जो सुपरवाइज कर रहे थे। ऑपरेशन शुरू होने से कबल यानी सुबह 3:30 बजे, सुबह के 3:30 बजे, आधी रात के बाद 3:30 बजे लॉ एनफोर्सेस ने एक आखिरी वार्निंग दी प्रोटेस्टर्स को कि अपने आप को आप हवाले कर दें पुलिस के। और उसके बाद टीएलपी लीडरशिप ने ये वार्निंग इग्नोर की और कहा कि हम आपकी कार्रवाई का अपना जवाबी कार्रवाई जो करेंगे वो भी हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। साथ साथ बेसिकली उसके बाद ये जो कार्रवाई थी वो शुरू कर दी गई, और फिर एक झड़प भी हुई जब टीएलपी के कुछ कारकुनों ने पुलिस के ऊपर हमला किया। एक ट्रेलर भी इन्वॉल्व था इसके अंदर, और बहुत ही एक कंफ्यूजन का निजाम सामने नजर आता है। मगर द फैक्ट कि 10,000 एहलकारों ने 4 घंटे तक फायरिंग की और लरेज हो गए बेसिकली, जब बाहर निकले तो जो बुलेट शेल्स मिले, ये सब चीजें हुई। उसके बाद सवाल तो बहुत बनते हैं। और क्या क्या बेसिकली कहा जा रहा है, पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि 3 आम शहरी शहीद हुए इसके अंदर, तकरीबन 110 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, 48 सिविलियंस भी जख्मी हुए। डेथ काउंट के अंदर यानी डेथ टोल के अंदर अभी भी कोई वाजे फिगर सामने नहीं आया है। ऑब्वियसली कोई भी कॉन्क्रीट फिगर लेके नहीं आ रहा है इसके ऊपर। पुलिस एहलकारों की शहादतों की तो बात हो गई, मगर जो टीएलपी के वर्कर्स थे उनकी शहादतों के ऊपर कुछ अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है। मगर हाँ, एक और बात साथ साथ की जा रही है कि डॉक्टर उस्मान ने कहा कि जी कोई ये बकवासियत है, कोई हमने इतने बंदे नहीं मारे। ये कहा कि जी 2 टीएलपी के बंदे मरे लाहौर के अंदर, और 7 टीएलपी के कारकुन जो थे वो मुरीद के अंदर जाँ बाक हुए। पुलिस ने, डॉक्टर उस्मान कह रहे हैं कि अपने आप को बचाने के लिए फायर की सेल्फ डिफेंस के अंदर, और वो भी उसके बाद जब उनके ऊपर एक हमला हुआ प्रोटेस्टर्स की जानिब से। साथ साथ डॉक्टर उस्मान ये भी कह रहे हैं, और ये डॉक्टर उस्मान जानते हैं कि कितना बड़ा फैशिस्ट है
वी ऑल नो कि कितना बड़ा इसने फैशिज्म फैलाया हुआ है पूरे पंजाब के अंदर 2022-23 से। तो ये कह रहा है कि हमने 75 केसेस दहशतगर्दी के उसके अंदर दर्ज किए हैं टीएलपी के खिलाफ। इसके अंदर 30 एफआईआर रजिस्टर की गई हैं टीएलपी के चीफ, सीनियर लीडर साद रिजवी, सीनियर लीडर और कारकुनान के खिलाफ। और अभी तक टीएलपी के जो चीफ हैं साद रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी, उनका कुछ अता पता नहीं है। ये समझा जा रहा है कि वो कश्मीर की तरफ रवाना हो गए हैं, जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसकी तरफ। ये कह रहे हैं आपके जो आईजीपी हैं डॉक्टर उस्मान अनवर इज नॉट अ रिलायबल कैरेक्टर, ही इज पार्ट ऑफ अ फैशिस्ट सेटअप इन पाकिस्तान। ये हम सब जानते हैं। हम सब भी जानते हैं कि किस तरीके से इनको तरजीह दी गई है। एक ब्लाइंड चेक दिया गया है कि आपने जो करना है आप जाके कर लें। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। साथ साथ एक बड़ी खबर आई है बांग्लादेश से, जहां पे पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनकी मुलाकात हुई है बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से। स्टेट गेस्ट हाउस जमुना के अंदर हफ्ते की रात को ये खबर आई है। वहां पे मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात के ऊपर फोकस किया गया, तजारत के ऊपर। और ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है मिलिट्री की, टेक्निकली एटलीस्ट ऑन पेपर, कागज के ऊपर, वो है इनकी। और एक तरफ ये मुलाकात हो रही है, साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी दावे किए हैं कि हम इंडिया को दोनों तरफ से आगे मारेंगे, इधर से ही मारेंगे उधर से ही मारेंगे। और ये बात की थी जनरल आसिम मुनीर ने एड्रेस के अंदर, जो एड्रेसेस बेसिकली दे रहे थे। अब इसके अंदर कितनी वजाहत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट एक बात वाजे सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक नई हिकमत अमली बना रहा है, जिसके तहत बांग्लादेश को भी वो जाके सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे जब से बांग्लादेश के अंदर चेंज ऑफ गवर्नमेंट आई, हमने देखा लास्ट ईयर। और वहां पे शेख हसीना की हुकूमत को गिरा दिया गया। शेख हसीना जाके इंडिया के अंदर उन्होंने अपने आप को पाया और उनको पनाह भी मिली। बांग्लादेश की कोशिश चल रही है कि किस तरीके से शेख हसीना को वापस बुलाया जाए। मगर ये जो मीटिंग हुई है इसके अंदर बड़ा एक अच्छे एनवायरनमेंट में मीटिंग हुई। पाकिस्तान के जो सीजेसीएस हैं वो गए हुए हैं बांग्लादेश, ऑब्वियसली ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए। और बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, मशरकी पाकिस्तान था, लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक उन्होंने जंग लड़ी, अफवाज पाकिस्तान की अट्रॉसिटीज भी वहां पे एलिजिड हुई। मगर अब एक फुल सर्कल होके आ रहा है एक तरीके से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने आप को एक ही पेज पे पा रहे हैं। दोनों के पास अमेरिकन बैकिंग है, दोनों के पास एक कॉमन एनिमी आप कह लें इंडिया है। यहां तक कि बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया से बड़े अच्छे रहे हैं माजी के अंदर, मगर पिछले कुछ अरसे में जब से शेख हसीना की हुकूमत गई है, तो बांग्लादेश का जो एटीट्यूड है, पोस्चर है इंडिया की तरफ, वो थोड़ा सा खतरनाक आप कह लें, या थोड़ा सा अग्रेसिव और एंटी सेंटिमेंट जो है वो पैदा हुआ है बांग्लादेश को लेकर। तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के अंदर हम और वाज़े इजाफा देखेंगे, बेहतरी देखेंगे? क्या डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बढ़ सकते हैं? इसके अंदर इंडिया का क्या मौकफ होगा? इसके अंदर चाइना का क्या मौकफ होगा? ये बड़े अहम सवालात हैं। ऑब्वियसली बांग्लादेश और इंडिया के भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बट बट इनके दरमियान जिस तरह मैंने जिक्र किया, थिंग्स आर नॉट दैट ग्रेट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिसेंटली, स्पेशली जब से मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है। अच्छा, इंडिया ये भी अक्यूज करता है बांग्लादेश को कि वहां पे जो माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है उसे भी टारगेट किया गया है ज्यादा हसीना के जाने के बाद। धमकियां भी दी गई हैं बांग्लादेश के अपने इंटरनली। कुछ कमेंट्स आए हैं इंडिया को लेकर कि आप ज्यादती कर रहे हैं वहां पे जो मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल। तो एक तरीके से बैक एंड फोर्थ चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। अब अम, इसके बावजूद, इन सब चीजों के बावजूद कि डिप्लोमेटिक सेंटिमेंट खराब है, एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश के अंदर मजबूत हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, मगर इसके बावजूद
हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो तिजारती ताल्लुकात हैं, दे आर ऑन द अप एंड अप। इनफैक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो बांग्लादेश का कहना है कि माली साल 2024-25 के दौरान जो एक्सपोर्ट किए गए थे, इंडिया को एक्सपोर्ट्स हुई थी बांग्लादेश से, वो 12.4% ऊपर गई, रीचिंग अ टोटल ऑफ 1.76 बिलियन डॉलर्स। अच्छा, इससे एक साल कबल 2023 और 24 के अंदर ट्रेड थी 1.57 बिलियन डॉलर्स, यानी 12.7 अरब का एक डिफरेंस आया है। साथ साथ बांग्लादेश ने जो इंपोर्ट की उस माली साल 2023-24 के अंदर, वो 9 अरब डॉलर की इंडिया से इंपोर्ट्स की बांग्लादेश ने, यानी जो इंडिया से माल खरीदा बांग्लादेश आया वो 9 अरब डॉलर का था। तो इंडिया की इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस बांग्लादेश की इज ह्यूज। अच्छा, साथ साथ बांग्लादेश एक्सपोर्ट ऑफ फुटवेयर इंक्रीज बाय 43%, ये द डिप्लोमैट की खबर आ रही है इसके अंदर। और गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स रोज बाय 17.38%। फिश एक्सपोर्ट्स के अंदर भी इजाफा हुआ और सालों साल ये इजाफा हो रहा है। तो एक एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि एक तरफ आपके माली ताल्लुकात जो हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, मगर दूसरी तरफ आपके तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन होते जा रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, याद रखें। बांग्लादेश ऑलमोस्ट हर तरफ से इंडिया उसका एक नेबर है, यानी समंदर की तरफ रास्ता निकलता है, मगर 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है। और इन बॉर्डर एरियाज के अंदर भी ऑब्वियसली एक और भी एलिमेंट्स आते हैं। रोहिंगा म्यांमार का एलिमेंट आता है, जो बांग्लादेश आए, इंडिया गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वहां पे भी अपना एक एक इशू पड़ा हुआ है। तो और ये इंडिया के एक ऐसे एरिया के अंदर है, याद रखें, कि वहां पे भी पिछले कुछ सालों के अंदर एक माओइस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। अगर नॉर्थ में चले जाए, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप चले जाएं इंडिया के, वहां पे आसाम का एरिया है, दीगर और एरियाज हैं। तो जहां वहां पे सेंटिमेंट भी है, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट के अंदर आता है बांग्लादेश और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं जियोग्राफिकली भी। बट अगेन, पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप का बांग्लादेश में होना, आई एम श्योर इट्स कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, स्पेशली जब इंडिया के खिलाफ इतने संजीदा और गहरे स्टेटमेंट्स दे चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर जो थिएटर की बात की थी आसिम मुनीर ने कुछ अरसे पहले, साथ साथ जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा था तुम्हारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान की अक्कासी कर रहा है ताल्लुकात बेहतर करने में, दूसरी जानिब अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगे कि जी आप एंटी पाकिस्तान एक ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गेम दोनों तरफ जारी है बेसिकली। इंटरेस्टिंग खबर है, इसको ही फॉलो करता रहूंगा, मगर आखिर में जाने से पहले अम, एक अफसोसनाक खबर। अरशद शरीफ शहीद की वालदा रिफत आरा अलवी इंतकाल पा गई हैं। और वो इंतजार करती रही, रिफत आरा अलवी, कि उनके बेटे को इंसाफ मिलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट भी गई, उन्होंने वहां पे स्टेटमेंट भी दर्ज किया, आइडेंटिफाई भी किए कौन कौन लोग थे। वो किस्सा याद आता है अरशद शरीफ के कत्ल के बाद उनसे मिलने के लिए नॉमिनेटेड आर्मी चीफ जब गए, तो अपने साथ एक ऐसे बंदे को भी लेके गए, कर्नल नोमान को, जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि ये भी इन्वॉल्व था अरशद शरीफ के कत्ल में। और उसको बुलाया, माजी ये है जिसका नाम डाला था। ये आपको लगता है इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ कि ऐसा काम कर सकता है? बहुत बहुत दुख गम सहे रिफत आरा अलवी ने। दो बेटे इन्होंने दफनाए, अरशद का भाई और अरशद, और किन सर्कमस्टांसेस के अंदर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें यकीन है, हमारा ईमान है ये, कि ऐसी नाइंसाफी,
ऐसा जबर जब किसी के साथ हो जाए तो फिर वो सीधा जन्नत में ही जाएगा। मगर जिन लोगों ने ये नाइंसाफी की है, जिन्होंने इस मजबूरी की सतह पे लाके खड़ा कर दिया, ना सिर्फ एक माँ को अपने बेटे की के इंसाफ के लिए, बट एक कौम को, उनका हिसाब भी होगा। उनको कोई माफ नहीं करेगा। और जब तक सहाफ़ी मौजूद हैं, जब तक ईमान और अम, थोड़े जज़्बे वाले, कॉन्शियस वाले लोग मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, तो वो हमेशा रेज़िस्ट करेंगे उन लोगों को, जिनके पास कोई कॉन्शियस नहीं है, जो अपने आप को एक रखेल समझते हैं, बैरूनी ताकतों के, जो मदनियात के लिए अपनी माँ को ही भेज देते हैं, मुल्क तो दूर की बात है, जो इक़्तिदार के लिए या इक़्तिदार की हवस के लिए सही और गलत के दरमियान कोई फ़र्क नहीं ढूँढते या पाते। उन सब का इत्तेफ़ाक, उन सब का एहतिसाब होगा। ये बात हमारा यकीन है इस चीज़ के ऊपर कि ये एहतिसाब तो होगा। इन दिस लाइफ़ एंड द हियर आफ्टर। खैर दुआ गो हैं अरशद के लिए भी, उनकी वालदा के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, उनके बच्चों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। क्योंकि एंड में इवेंचुअली वी ऑल हैव टू लीव। मगर किस तरह हम ये मुल्क दुनिया छोड़ के जाते हैं, मुल्क तो छोड़ दिए चलो, वो तो आनी-जानी चीज़ें, तो ये तो मैन मेड लाइन्स हैं वैसे ही। मगर हम किस हालत में इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, क्या स्टैंड्स लेके जाते हैं, क्या हमें क़ुव्वत मिलती है, क्या हमारा कॉन्शियस ज़िंदा है, ज़मीर मर चुका है या ज़िंदा है, ये सब चीज़ें तो सबके सामने वाज़ेह हो जाती हैं और अरशद का ज़मीर अभी तक ज़िंदा है। अरशद भी ज़िंदा है, मोर सो देन ही वाज़। मगर जो ट्रेजेडी इनकी फैमिली के साथ हुई, इनकी वालदा के साथ हुई, उसकी माफ़ी नहीं होगी। जिसने की है, चाहे उसकी इतनी लंबी दाढ़ी हो, चाहे वो क्लीन शेव हो, हिसाब सबके सामने, यानी एक ही के सामने होना है सबका। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।